हेलो बच्चों, मैं नीलिमा मगरे फ्रॉम एम्पावर एजुकेशन। आज मैं आपको व्याकरण का वो पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। ज़्यादातर बच्चों को लिखते समय उन बातों की दिक्कत आती है। जी हाँ बच्चों, सही पहचाना। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ विराम चिन्ह। विराम चिन्ह पढ़ते समय हमें बहुत सारी दिक्कतें ये आती, कहाँ कॉमा देना है, कहाँ फुल स्टॉप देना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, जिसे हम कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह या दुहरा उद्धरण चिन्ह, या फिर कहाँ पूर्ण विराम देना है, कहाँ प्रश्नसूचक चिन्ह लिखना है। ये सब दिक्कतें आती है। आज मैं आपके सभी शंकाएं दूर करूंगी। तो हम पहले विराम का अर्थ पता करेंगे। विराम का अर्थ है ठहरना, रुकना या आराम लेना। और हम कहाँ रुकते हैं वाक्यों में? जहाँ हमें सामने वाले को स्पष्ट तरीके से कुछ बात बतानी है तो ऐसे में हम विराम लेते हैं, यानी कि रुकते हैं, ठहरते हैं। तो यहाँ विराम चिन्हों का अर्थ हम व्याकरणिक दृष्टि से देखेंगे। तो चलो मैं अभी व्याख्या पढ़ती हूँ। भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय, भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय अर्थ स्पष्टीकरण के लिए वाक्य के बीच में या अंत में कुछ विराम लेना होता है। लिखित भाषा में विराम को प्रकट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। जब हम लिखते समय विराम लेते हैं और उस विराम के लिए कुछ चिन्हों का आधार लेते हैं, उसे हम कहते हैं विराम चिन्ह। ये तो हुई विराम चिन्ह की व्याख्या। लेकिन बच्चों, आज हमें विराम चिन्हों को ज्यादा विस्तार से देखना है। विराम चिन्हों के कई प्रकार हैं जिनके बारे में आज मैं आपको पूरी तरह से जानकारी देने वाली हूँ। तो पहला है पूर्ण विराम, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। इसका मार्क कुछ इस तरह से रहता है, स्टैंडिंग लाइन रहती है सिर्फ, तो हम उसे कहते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या संकेत देता है हमें? पूर्ण विराम वाक्य पूरे होने की हमें संकेत देता है, वाक्य पूरे होने के हमें सूचना देता है। ये काम करता है पूर्ण विराम। दूसरा आता है प्रश्न सूचक चिन्ह, तो इसे हम कहेंगे मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ये क्या काम करता है? तो सामने वाला हमें कोई प्रश्न पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, ये इंडिकेशन हमें मिलता है प्रश्न सूचक चिन्ह से। अब आगे है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये क्या काम करता है? तो एक्सक्लेमेशन मार्क काम करता है आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, भय, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए काम आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जिस तरह से हमारे भाव प्रकट हम हमारे फेस एक्सप्रेशन से करते हैं, हमारे चेहरों के हाव भाव से पता चलता है कि कब हमें आश्चर्य हुआ है, कब हमें खुशी मिली है, कब हम किसी की प्रशंसा करें, कब हम डर गए हैं, कब हमें गुस्सा आया है। इसी प्रकार वाक्य में यह सब दर्शाने का काम विस्मयादि बोधक चिन्ह करता है। अब आगे हम देखेंगे अल्प विराम चिन्ह, यानी कि कॉमा। कॉमा तो रुकने के लिए भी कॉमा का इस्तेमाल करते हैं हम, जब वाक्य में थोड़ा रुकना चाहते हैं कुछ बताने के पहले, तो ऐसे में भी कॉमा का इस्तेमाल होता है, यानी कि अल्पविराम चिन्ह का इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी कभी वाक्य में हम अगर मुझे किसी रंगों के बारे में, रंगों के नामों के बारे में बच्चों को जानकारी देनी है, तो मैं बोलूंगी कि मुझे हरा, नीला, पीला, लाल रंग पसंद है। तो हरा, नीला, पीला, इनके बाद कॉमा आता है, ताकि ये सब अलग अलग रंग है ये हमें पता चल सके, अलग अलग रंगों के नाम है ये हमें पता चल सके। अब आता है आगे का अर्धविराम चिन्ह, जिसे हम कहेंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या काम करता है? अर्धविराम चिन्ह देखो कुछ इस प्रकार से रहता है, ऊपर एक डॉट रहता है और नीचे एक कॉमा रहता है। ये सेमीकोलन काम करता है वाक्य में थोड़े समय के लिए रुकने का। थोड़ा रुकना है और बाद में अपनी आधी अधूरी बात पूरी करनी है। इस प्रकार से, जैसे कि मैं दूर तो बहुत जाना चाहती हूँ, लेकिन अभी उस बारे में मैंने सोचा नहीं। इस प्रकार से थोड़ा रुकने के बाद हम इस अर्ध विराम चिन्ह को इस्तेमाल करते हैं। अभी आगे का आता है उपविराम चिन्ह, जिसे हम कहते हैं कोलन। उपविराम चिन्ह में एक के नीचे एक
डॉट रहता है, दो बिंदुओं रहते हैं, दो बिंदुओं को इस प्रकार से दर्शाया जाता है वे उपविराम चिन्ह को। अब उपविराम चिन्ह क्या क्या काम करता है? किसी बात को अलग करके दिखाने का काम करता है, जिसे देश की सुरक्षा, नागरिक की सुरक्षा, नागरिक की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, इस प्रकार से एक वो शब्दों को दूसरे शब्द से संबंधित भी दिखाना है और उनको थोड़ा सा अलग तरीके से भी पेश करना है। भ्रष्टाचार एक अभिशाप, इस प्रकार के अनुच्छेद लेखन रहते हैं, इसमें ज्यादातर उपविराम चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आगे का है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो तरीके का होता है, एक इकारा और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह और इकारा उद्धरण चिन्ह अलग अलग है। इकारा उद्धरण चिन्ह में कुछ इस प्रकार से होता है और दोहरा उद्धरण चिन्ह कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ऐसे में इकारा उद्धरण चिन्ह में ये ज्यादातर पाठ का नाम, किसी लेखक का उपनाम, ऐसे जो नाम होते हैं, इन नामों को दिखाने के लिए किसी कवि द्वारा रखे उपनाम को, जैसे हम कहेंगे हरिवंश राय बच्चन, बच्चन शब्द को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जिसे हम करेंगे इकहरा उद्धरण चिन्ह में दिखाई देता है। पाठ का शीर्षक जैसे प्रेमचंद लिखित इंदगाह कहानी अवश्य पढ़े, तो इंदगाह इस शब्द को, क्योंकि वो कहानी का नाम है, तो उसे हमेशा इकहरण उद्धरण चिन्ह से मार्क किया होता है। पुस्तक का नाम भी इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है, लेकिन दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग लेखक वक्ता अपने कथन को जो तो उद्धृत करने पर किया जाता है। जैसे लक्ष्मण ने कहा, मैं भी भ्राता राम के साथ वन जाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा के बाद आगे का जो वाक्य रहता है, जो लक्ष्मण के मुख द्वारा कहा गया है, तो ऐसे में उस वाक्य को दोहरा उद्धरण चिन्ह से मार्क किया जाता है। अब हम देखेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जिसे हम कहते हैं हाइफन। योजक चिन्ह को कब इस्तेमाल करते हैं? पुनरुक्त शब्दों का समस्त पदों को जोड़ते समय तथा किसी शब्द की तुलना में इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। रात दिन, कभी कभी, पाप पुण्य, ऐसे जब शब्द आते हैं तो इन दो शब्दों के बीच ये हाइफन यानी योजक चिन्ह दिया जाता है। अब हम देखेंगे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह हाइफन की तरह रहता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? हाइफन का जो डैश रहता है वो लंबा चौड़ा नहीं होता है। निर्देशक का चिन्ह यानी डैश योजक चिन्ह से बड़ा होता है। योजक चिन्ह हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं जब पुस्तक हम यह चिन्ह योजक दिखाते हैं किसी बात का निर्देश करने के लिए। अगर हमें कोई बात कहनी है विस्तार से, तो हम पहले वो पॉइंट लिखते, वो बिंदु लिखते हैं और बिंदु के सामने डैश देकर हम उस बात का स्पष्टीकरण देते हैं। अब इस प्रकार से आगे देखेंगे विवरण चिन्ह, जिसे हम क्या कहते हैं? कोलोन प्लस डैश, क्योंकि उसमें आता है दो डॉट जो कि कोलन का चिन्ह है और आगे आता है डैश। दो डॉट के बीच में डैश आता है, दो बिंदु के बीच में एक आड़ी लाइन आती है, उसे हम कहेंगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या काम करता है? सूचना और निर्देश, जहां सूचना और निर्देश होते हैं उनके लिए विवरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में आता है कोष्टक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। कोष्टक चिन्ह क्या काम करता है? तो कोष्टक चिन्ह हमेशा क्रमसूचक या अंक, क्रमसूचक अंक या अक्षर, उनको दिखाने के लिए कोष्टक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि किसी पॉइंट के या किसी बिंदु को जो हम कुछ शब्द ऐसे लिखे हैं जिनको हमें क्रम के अनुसार लोगों को दिखाना है, तो ऐसे में हम उनके क्रम को नंबर देके उनके क्रम लिखकर उसको हम दर्शाते हैं, वो होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक चिन्ह। अब हम जाएंगे लागू चिन्ह की ओर। लागू चिन्ह यानी कि एक छोटा सा गोल निकाला हुआ है, जिसे हम सर्कल कहेंगे छोटा सा, ये है साइन ऑफ एब्रेविएशन। साइन ऑफ एब्रेविएशन
तो ये क्या काम करता है, तो ये किसी की पदवी, जैसे कि डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर हम ऐसा नहीं बोलते, तो डॉ और नीचे हम वो लागू चिन्ह सामने उसके नीचे लिखते, या फिर सीबीएसई का हम अगर बोर्ड का नाम लिखना है तो सी बाद में लागू चिन्ह, बी बाद में लागू चिन्ह, एस बाद में लागू चिन्ह, ई बाद में लागू चिन्ह देकर शॉर्ट में हम उस शब्दों को लोगों के सामने दर्शाते हैं। अभी सबसे एकदम जो है वो है त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटिपूरक चिन्ह मीन्स साइन ऑफ इंसर्शन। तो ये है त्रुटिपूरक चिन्ह। ये क्या काम करता है, अगर हम कुछ लिख रहे हैं और गलती से एक शब्द लिखना रह गया है, ऐसे समय में हम ये त्रुटिपूरक चिन्ह देकर वो शब्द को आगे ऊपर लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, इसलिए ये त्रुटिपूरक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों, अभी हमने विराम चिन्ह की सभी प्रकार देखे हैं, तो हमें इन शॉर्ट क्या पता चलता है, विराम चिन्ह भाषा के सरल बनाती है। विराम चिन्ह क्या करती है, भाषा को सरल बना देती है, अर्थ तथा वाक्य विन्यास में स्पष्टता लाती है। अगर हम इसको उदाहरण दिया जाए तो वह कक्षा में प्रथम आया है, अगर ऐसा हमने सरल वाक्य लिखा है और आगे फुल स्टॉप दिया है, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा सवाल के रूप में लोगों के सामने दर्शाना है, तो हम कुछ इस प्रकार से बोलेंगे, वह कक्षा में प्रथम आया है। तो हम थोड़ा सा हमारा बोलने का ढंग बदलते हैं, क्योंकि सामने प्रश्न सूचक चिन्ह आया है। और अलग तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें बहुत आश्चर्य हुआ है तो हम उसको किस प्रकार से जाहिर करेंगे, वह कक्षा में प्रथम आया है, तो बाद में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क देते हैं, जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। और वो विस्मयादि बोधक चिन्ह से हमें पता चलता है कि हमारे आश्चर्य के भाव निकल गए हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको विराम चिन्ह का व्याकरण का ये पाठ ठीक तरह से समझ में आया होगा। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आगे के हमारे वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।